बात मुद्दे के में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनूप आर्या। दिल्ली में दरबार जमा चुके केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पड़ोसी राज्य और अरविंद के गृह राज्य हरियाणा में जोर आजमाइश की तैयारी में है। कमान योगेंद्र यादव के हाथ में और निशाना क्या बीजेपी का वोट बैंक है या फिर उससे भी आगे बढ़ने की मंशा है झाड़ू की। कांग्रेस नेता अशोक तंवर और इंसो के दिग्विजय चौटाला की माने तो चुनावी सवन में आप बीजेपी को समेट देगी। बीजेपी के गढ़ में झाड़ू चल निकलेगी। क्या कमल देखता रह जाएगा झाड़ू की मार को? क्या पंजा ट्रैक्टर चश्मा पर झाड़ू का असर नहीं पड़ेगा? क्या आपका आसान शिकार है बीजेपी? बयान तो यही कहते हैं इस बार बीजेपी पर आप हावी होगा। तो क्या आपसे सिर्फ बीजेपी को खतरा है? यही आज बात मुद्दे की। तो दिल्ली में फतेह हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी की नजरें हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी टिकी हैं। तो वही हरियाणा की प्रमुख विपक्षी पार्टी इनेलो आम आदमी पार्टी को बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रही है। तो वही सिरसा से कांग्रेसी सांसद अशोक तंवर का दावा है कि अरविंद केजरीवाल हो या मोदी, लेकिन अगले चुनाव में राहुल गांधी का मैजिक ही चलेगा। मोदी की हुंकार, रैलियों का रैला, कार्यकर्ताओं का जोश, क्या सबके होश उड़ा देगी झाड़ू? क्या बीजेपी के वोट बैंक में चुपके सेंध लगा खुद को मजबूत कर रही है आम आदमी पार्टी? कांग्रेस के सांसद अशोक तंवर को ऐसा ही लगता है। राहुल जी की क्या लोकप्रियता है ये पिछले 2 चुनावों ने सिद्ध किया है और मैं समझता हूं कि 2014 का चुनाव दोबारा सिद्ध करेगा कि कौन लोकप्रिय है। जो लोग झूठ बोलते हैं, दुष्प्रचार की राजनीति करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये उनका आने वाले समय में होगा या कांग्रेस पार्टी के जो हमारे युवा नेता राहुल जी हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है देश की जनता उन्हें कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ी होगी। इतना ही नहीं, इंसो इंडियन नेशनल लोकदल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला की माने तो बीजेपी पर झाड़ू चल गई। हरियाणा में आपके आने का नुकसान सबसे ज्यादा बीजेपी को ही होगा। मोदी का सपना सपना ही रह जाएगा। हालात बदल रहे हैं। जहां पर वोट बैंक भगवा रंग का था वहां पर झाड़ू चलने लगी है। लोकदल का 33% वोट बैंक ऑन एन एवरेज रहा है। आप अपने वोट बैंक को कमजोर ना होने दें और अगर बढ़ा लेंगे और अपने दम पर अगर हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा तो साथियों मैं ये बात आज आपको एडवांस में मुबारकबाद के तौर पर लिख करके दे सकता हूं कि आने वाली 10 लोकसभा की सीटों में मैं आज इस बात को लिख करके दे सकता हूं। अगर आज मेरी बात पर विश्वास ना हो, कुछ दिन बाद विश्वास भी हो जाएगा साथियों। जैसे जैसे राजनीतिक माहौल और बदलेगा, अभी तो बदलना शुरू हुआ है, अभी और बदलेगा, थोड़े दिनों में देखना माहौल कुछ और होगा। महीने का इंतजार कर लो। तिहाड़ जेल की सलाखें टूटेंगी, दिल्ली की अदालत का फैसला आएगा। कांग्रेस और इनेलो को आपकी झाड़ू से बीजेपी का वोट सिमटता दिख रहा है। पर क्या खुशफहमी भर है कांग्रेस और इनेलो की ये बयानबाजी, या फिर आपसे उन्हें खतरा नहीं, या फिर बिल्ली को देख आंख मूंदने वाली कहावत है? क्या झाड़ू सच में इतनी असरदार हो गई है या झाड़ू का खौफ भर है? और यदि खौफ ही है तो सारा खौफ बीजेपी को ही क्यों है? सोचना यह भी जरूरी है कि कांग्रेस और इनेलो कैसे बचा पाएंगे खुद को आपसे, और क्या उनके वोट बैंक तक नहीं पहुंचेगी झाड़ू? आई विटनेस न्यूज के लिए संदीप मिश्र की रिपोर्ट। तो इनेलो ने इस लड़ाई को प्रदेश में बिल्कुल मोड़ कर रख दिया। साफ तौर पर दिग्विजय चौटाला का बयान ये कह रहा है कि लड़ाई आप और बीजेपी की। हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जवाहर यादव जी जो बीजेपी से हैं, और वहीं प्रदीप जैलदार जी हैं कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने दर्शकों को हम बताएं कि थोड़ी देर बाद शायद हम राजीव जेटली को भी जोड़ेंगे, इनेलो से हैं वो। सबसे पहला सवाल मेरा जवाहर यादव से है कि जवाहर जी, इस बयान को आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? क्या बीजेपी से लड़ाई सीधे आपकी हो रही है? दिग्विजय चौटाला का ये बयान आ रहा है। देखिए, दिग्विजय चौटाला जी ने जो बयान दिया जी,
ये उनको पहले अपने हाईकमांड से पूछ लेना चाहिए कि ये बयान उनको देना चाहिए। क्या आज अपने वो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा से बड़े हो गए? क्या वो अभय चौटाला जी से बड़े हो गए? जी, बयान में इतना विरोधाभास है। एक तरफ अभय चौटाला और अशोक अरोड़ा ये कहते हैं कि हम जो भी सीटें जीतेंगे, चाहे एक जीते चाहे और जीते, वो हम नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करेंगे, हमारा समर्थन बगैर किसी उसके नरेंद्र मोदी को रहेगा। जी। दूसरी तरफ उनकी जो परिवार की चौथी पीढ़ी है वो ये कहती है जहां भगवा था वहां झाड़ू चल गया। बेसिकली क्या है कि आज तो उस परिवार पे संकट है, आज उनके अपने सत्ता में आने का संघर्ष है, कौन उनकी पार्टी पे ज्यादा दे। जब अगर एक इंसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंसो वो इकाई है जो उस संगठन की सबसे निम्न स्तर की इकाई है। निम्न स्तर से मतलब मेरा उसका नकारात्मक नहीं है जी, हम पहले सीधे पूछे निम्न स्तर से आप कह रहे हैं इंसो छोटी नहीं, निम्न स्तर से मतलब ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, इसलिए मुझे लगा था आप ये गलत करेंगे, इसलिए मैं उसको ठीक कर रहा हूं। नीचे इसका ये है कि पहले मुख्य पार्टी होती है जी, उसके बाद फिर यूथ होती है, उसके बाद छात्र इकाई आती है। मैं इस क्रम में कह रहा हूं जी। उसका व्यक्ति अगर वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को, जहां उनकी सरकारें रही हैं, जहां मुख्य पार्टी ने लो तो केवल हरियाणा में उसके प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देगा, अपने चाचा जी को और जो पार्टी के प्रमुख व्यक्ति आज उसको चुनौती देगा, तो मुझे लगता है ये तो कुल मिला के उस पार्टी का अपना संकट है कि कौन उस पर कब्जा करे। ये इनेलो का संकट है, आपस में एक दूसरे को छोटा दिखाने के उनके परिवार की वो है, उसका संघर्ष है जिसके कारण वो बीजेपी का सहारा ले रहे हैं। चलिए एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आम आदमी का असर पड़ रहा है प्रदेश में, आज मैं आपको एक और बात बताऊं कि ID स्वामी जो नेता थे बीजेपी के, उनके दामाद ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, बीजेपी के जो नेता थे उनके दामाद। ऐसा जी, बीजेपी के नेता ने पार्टी ज्वाइन नहीं की, रणबीर शर्मा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की होगी। कल तक तो मेरे साथ एक टीवी डेट में थे, उन्होंने नहीं की थी। अगर आज उन्होंने भी की होगी, नहीं तो उन्होंने तो अपना लोक स्वराज करके कोई मंच बनाया और जो मुझे वो बता रहे थे कि इसके नाते वो कुछ काम करेंगे। अगर वो आम आदमी पार्टी में चले गए, आज कल तक वो सरकारी कर्मचारी थे, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले रिटायरमेंट लिए, तो उनका पहले भी किसी पार्टी से कोई नाता नहीं था। रिटायरमेंट के बाद कौन व्यक्ति कहां जाता है? आज मेरे पिता भी रिटायरमेंट के बाद किस राजनीतिक पार्टी में जाएगा ये उनका निर्णय है। इससे जवाहर यादव का या ID स्वामी जी का उनका क्या कसूर है? कोई हाँ, अगर वो बीजेपी में रहे होते उसके बाद किसी और पार्टी में जाते तब तो ये चर्चा का विषय था बीजेपी के लिए। आज कोई भी अनेक लोग, इतने लोगों ने ज्वाइन किया, उन्होंने भी कर ली होगी। चलिए हम अब प्रदीप जेलदार जी के पास चलेंगे और पूछेंगे कि इस बयान को कैसे देख रहे हैं प्रदीप जी आप? इस बयान की जो हम उनके पार्टी के एक छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनकी पार्टी के हैं, उन्होंने जो एक बयान दिया है, उस बयान से ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी खोई हुई जमीन की तलाश कर रहे हैं जी। उस जो जमीन खो चुकी है जी, उसके अपने परिवार में एक मत नहीं है। बहुत सारे लोग आज कई जगह चर्चा टीवी पे होती है, बहुत सारी चर्चाओं में उनके खुद पार्टी के लीडर आते हैं जी। एक तरफ तो वो मोदी को बिगर समर्थन दिए, बिगर सर समर्थन दे रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि झाड़ू से नुकसान भाजपा का होगा। तो उनके मानसिकता और उसके परिचय जो है राजनीति की, इससे लगता है कि जो झाड़ू आज आप बात करते हैं कि किसकी वोट काटेगी, क्या करेगी, हर तीसरी पार्टी का कोई ना कोई लीडर झाड़ू के लिए बोल देता है जी। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक झाड़ू एक फोबिया है थोड़े दिन के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सांसद आपके जो अशोक तंवर, इससे पहले एक चीज, उन्होंने भी यही बयान दिया है। मैं जेलदार जी से पहले पूछ लेता हूं। नहीं, मैं एक चीज करेक्ट, जेलदार जी एक मिनट। अशोक इनके साथ दिग्विजय के साथ एक समस्या भी है। अभी उन्होंने भिवानी में भी एक ऐसा बयान दिया था कि बीजेपी के लोग वैसे हमें गाली देते हैं, चोरी छुपे मिलते हैं, तो वो ये भी भूल जाते हैं भारतीय संस्कृति है भाई। आपके परिवार का व्यक्ति अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कोई देखने चला गया तो उससे फर्क क्या पड़ा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो मुझे लगता है जल्दबाजी में जो प्रदीप जेलदार जी भी कह रहे हो, मेरा भी मत वही है कि उस संगठन पे प्रमुख लोग अंदर है, उस संगठन पे कौन कब्जा करे, ये उस परिवार का सत्ता संघर्ष सीधा सीधा लोगों को दिखने लगा। चमन राघव हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चमन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बयान दिग्विजय चौटाला का कि आप इस बार बीजेपी को प्रदेश में समेट देंगे, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मेरे को लगता है कि इनेलो को भी समेट देगी। अगर ऐसा नहीं होता जी, तो जो टोपियों का आप असर देख रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी ने अब सबको टोपियां पहना दी हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सारे टोपियां पहन के अब जो है अपने आप को अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता जो है वो ये समझ चुकी है कि इन लोगों से कितना सावधान रहना है। लेकिन इनेलो आपके प्रति जो एक ये भाव दिखा रही है, सद्भावना का भाव दिखा रही है, सिर्फ बीजेपी को दुश्मन बता रही है आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो शुरू से कहते हैं कि हम
अरविंद जी ने बोला है कि जितनी एस्टेब्लिश पार्टियां हैं इनको हम लोग राजनीति अभी सिखाएंगे, ठीक है ना। अब तक ये राजनीति नहीं करते आ रहे थे। राजनीति का मतलब होता है कि जनता के द्वारा जो है सरकार चलाई जाए, लेकिन अब तक ये क्या है कि ये इतना इन लोगों के अंदर घमंड आ चुका था कि आम जनता तक ये लोग ना पहुंच पा रहे थे, ना उनकी भावनाओं की कदर कर पा रहे थे। जी चलिए, मेरे साथ और दो गेस्ट हैं, उनसे बात करूं। आप दोनों से मैं सवाल करूंगा। चमन राघव जी ये कह रहे हैं कि आपको राजनीति सिखाएंगे, दो स्टैब्लिश पार्टियां हैं, क्या आपको भी जरूरत है राजनीति सीखने की? बड़ बोलापन जो उनका है वो सामने दिखाई देता है। कोई व्यक्ति कल आगे कहेगी राजनीति हम सिखाएंगे, इससे उसका चरित्र साफ झलकता है, वो किस तरह की मानसिकता अपने मन में और अपने दिमाग में पाले हुए हैं। आज पूरे देश में इस बात को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सादगी से और लोगों की सेवा की है जी। और कांग्रेस का एक इतिहास रहा है आज़ादी से लेकर और देश की तरक्की तक का। और वो व्यक्ति टोपी की बात कह रहे हैं तो स्टार्टिंग पूरे देश में अगर गांधी टोपी को कोई देखते हैं तो गांधी टोपी की शुरुआत कांग्रेस से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से है। और उन्होंने कहा, मैं उस बात का कहना चाहता हूं कि टोपी पहनाने सिखा दी है, इतने बड़े बोल मत नहीं बोलने। चलिए जवाहर यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप राजनीति सीखेंगे आम आदमी पार्टी से? इनका बयान ऐसा है कि आप लोगों को राजनीति सिखाएंगे। ऐसा है, सीखने की जरूरत नहीं है, हमारा इतिहास है। मुझे नहीं मालूम चमन जी को कितनी जानकारी है जी। 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई और 1925 से जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं वो टोपी पहन रहे हैं, ये कल आए हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आज तो इनको देखना, आज इनका जनता दरबार लगा, एक मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है और वहां इतनी अव्यवस्था होती है, लोगों को धक्के दिए गए, लोगों की बात सुनी गई नहीं, मुख्यमंत्री टेबल छोड़ के भागा, टेबल पे चढ़ गया, जनता ने फिर उनको पकड़ा, फिर वो जाके छत पे चला गया। मतलब एक मुख्यमंत्री दिल्ली को तो क्या सुधारेगा, आज उनके यहाँ आने वाले जनता के लोगों की ही बात नहीं सुन पा रहा है। तो ये तो आगे आगे देखिए होता है क्या। आज द्वारका के सैकड़ों लोग अपना बैनर लेके वहां पर जाते हैं कि मुख्यमंत्री आपने घोषणा कर दिया फ्री में पानी देंगे, परंतु हमारे यहाँ पैसे का तो विषय नहीं, हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं आता है। चमन जी, आप सुन रहे हैं ये जवाहर यादव जी, आप कुछ कह रहे हैं, आपको आरोप लग रहा है सीधे आप पर। बिल्कुल सुन रहा हूँ। देखिए कि ऐसी रैलियों में जो इम्प्लांट करके जो दूसरी पार्टियां जो भेजती हैं जिस तरह के लोग अव्यवस्था फैलाने के लिए, वो पूरी जनता जानती है कि किस तरह से इम्प्लांट करके जनता भेजी अपने जो है अपने कार्यकर्ता भेजे जाते हैं। दूसरी बात जो अभी ये हमारे कांग्रेस के मित्र जो बात कह रहे थे कि हम लोग तो इतने साल पुराने, देखिए ये बात तो अब इन लोगों को माननी पड़ेगी कि जो है हम जो बोल रहे थे कि व्यवस्था परिवर्तन वाली बात, वो हमने स्टार्ट कर दी है। वरना कल राहुल गांधी जी ने जो मीटिंग में बोला था कि हम इस तरीके से अपने कैंडिडेट चुनेंगे, मतलब 66 साल तक अब तक जो ये लोग जो राजनीति करते आ रहे थे, तो ये मजबूर हो गए हैं उस चीज को बदलने के लिए, चाहे कैंडिडेट चुनने की प्रक्रिया हो या फिर जनता से जिस तरीके से अब ये लोग मजबूर हो गए जनता के बीच में जाने के लिए। जी चलिए चमन जी, आप देखिए, आपने कहा कि हम राजनीति परिवर्तन लेके आ रहे हैं। राजनीति परिवर्तन का एक हिस्सा आपको दिल्ली जनता ने दिया। जनता ने अपनी जो आपने जनता की भावना जागृत करके जो एक इतने ज्यादा वादे जनता के बीच में कर लिए हैं, उसकी जिम्मेवारी निभा के देखिए। आज जिम्मेवारी निभाने से भागे मत। केजरीवाल जी आज कुर्सी छोड़ के भाग गए हैं, उसको सिखाए और क्या परिवर्तन है। 10 दिन आप देखिए, हम लोगों को सरकार में आए हुए हैं, जो वादे हमने पूरे किए हैं वो आप 15 साल में कांग्रेस सरकार कर नहीं पाई है। बिजली पानी के जो चीजें जो हमने करके दी है वो 15 साल में जो है कांग्रेस सरकार कभी कर नहीं पाई है। और दूसरा, आप लोग तो 500 करोड़ रुपए जो है गांधी के ऊपर, उसके मेकओवर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये 500 करोड़ रुपए आप अगर जनता के भले के लिए करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी उद्धार हो जाए, राहुल गांधी जी का भी उद्धार हो जाए। किसने कह दिया राघव जी 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए? जापानीज कंपनी को दिए सर, मैं नहीं अनूप किसी भी तरह का नहीं है। वो दूसरी पार्टियां जो 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कह रही है, 500 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं अपने प्रमो के लिए। मैं आपको रुकूंगा जलदार साहब, यहीं से सुमन दहिया जी थी आपके कांग्रेस के, उनके सामने ये बात चर्चा चल रही थी और ये बात उन्होंने भी माना था कि 5 करोड़ रुपए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर जापानीज कंपनी के थ्रू नहीं, हम उसको नहीं, वो ऐसा कोई 500 करोड़ की पर्सनालिटी डेवलप करना उन लोगों के लिए जिनकी कोई जानकारी नहीं, नहीं कोई पहचान। हमारा इतिहास है। मैं कहूँगा यहाँ सुमन दहिया यही बैठी थी, हमारे साथ बातचीत हो रही थी, चमन जी यही बैठे थे, मैं गवाह था। मैं तो खुद एक राष्ट्रीय राजनीति का उसमें सक्रिय रहकर पदाधिकारी रहा हूं और अभी भी पूरी तरह टच में है। चलिए, तो इस तरह 500 करोड़ रुपए का। चलिए जेलदार जी, मैं आपको रुकूंगा, मैं जवाहर जी से सवाल कर रहा हूं की पड़ेगी तो जवाहर जी, रणनीति बदली है आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली पर कब्जा किया है, क्या बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी इसे लेकर? ऐसा बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता नहीं है जी। आम आदमी पार्टी ने कब्जा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी जिस व्यवस्था के कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ने की बात कर रही थी,
यही कह रहे हैं कि हमें कुछ समय चाहिए, तो 29 दिसंबर को हम देंगे दिल्ली को जन लोकपाल बिल। ये हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये कहने वाले केजरीवाल थे। पूरी दिल्ली की पोस्टरों से भरी पड़ी थी 29 दिसंबर को हम दिल्ली की जनता को जन लोकपाल देंगे। हमने नहीं कहा कि आप 8 को सत्ता में आएंगे तो 29 को दो, ये तो समय इन्होंने अपना आप तय किया कि हम देंगे। उसके अलावा बीजेपी को इनसे राजनीति समझने की आम आदमी पार्टी से कोई आवश्यकता नहीं है। हमने सुशासन की राजनीति की, आज अनेकों प्रदेशों में हमारा सुशासन चल रहा है। आज इनके बड़बोलेपन है, मैं कहता हूं, मैं भी नहीं कहता, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने लगाकर दिल्ली में जो किए, मैं कह नहीं रहा कि जल्दबाजी में इनका मूल्यांकन करूं, परंतु जिस तरह के इनके बड़बोलेपन है, इन्होंने दिल्ली को अव्यवस्था, देखिए दिग्विजय, मैं आपको रोकूंगा। दिग्विजय चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे पहले लेते। दिग्विजय जी, आप ये बयान दे रहे हैं कि आपका जादू नहीं चलेगा और बीजेपी को समेट देगा, क्या मायने लिए जाए? दूसरे पार्टियों से टक्कर नहीं है आपकी? नहीं, आपका ये कहना, जो भी आपने अभी अपने टीवी चैनल पर दिखाया है मेरा, तो मैं चाहता हूं कि उस पूरे बयान को दिखाया जाए। वो दरअसल सभी चैनल पे कल शाम से ये डिबेट हो रही है कि दिग्विजय ने ये कह दिया, दिग्विजय ने वो कह दिया। मीडिया को कुछ और नहीं मिला तो दिग्विजय के पीछे पड़ गए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने बात बोली है वो दिल्ली के कंटेक्स्ट में बोली है कि दिल्ली में, मैं वहां पर भिवानी में भी अर्बन वोटर्स को, अर्बन यूथ को बोल रहा था, तो मैंने यही बोला कि जो दिल्ली में हुआ वो बीजेपी को नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है मजबूत होकर के उभरी है। और ऐसा हरियाणा में ना हो, और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल का जो एक फिक्स वोट बैंक है वो शहरों में कमजोर ना हो, इसलिए हमें अब पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप किसके लिए खतरा मान रहे हैं? आपको कौन सी पार्टी जिसे खतरा है आपसे? देखिए एक डेमोक्रेसी में जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो कोई एक इंडिविजुअल के लिए या एक पार्टी के लिए खतरा नहीं होती है। आप जब आप वोट मांगने आए हैं तो नो मैटर कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, अगर आपका एजेंडा ज्यादा ताकतवर है तो मुझे लगता है कि सब लोग उस तक पहुंच सकते होंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो शहरों में प्रभाव है, हम अपने वोटर्स को ताकतवर रखें, हम अपने वोटर्स को फिक्स रखें, हम अपने कार्डर को लूज ना होने दें। और यही बात मैं कल वहां कह रहा था। अब इसको उठाकर बीजेपी को कमजोर करने की बात है, या वो क्लिप को छोटा कर करके और उस हिसाब से दिखाया जा रहा है, तो ये आपकी अपनी। लेकिन दिग्विजय जी, क्या बीजेपी कमजोर हुई? दिल्ली में सीटें ज्यादा आई थी बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली कमजोर हुई है ना। वो 33% पे थी, 29% पे आ गए हैं। अब इसको एक इशू ऑफ डिबेट क्यों बना रहे हैं? आप एक मैच्योर जो है जर्नलिस्ट हैं और एक आप बड़ी मीडिया हाउस को चला रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकली देखिए। मैं कोई भी बात बिना फैक्ट्स के नहीं बोलता हूं, और मैंने जो भी बात बोली वो फैक्ट्स के साथ बोली, और उसमें कहीं भी बीजेपी को भला या बुरा कहने की बात नहीं थी, सिर्फ सच्चाई बताने की बात थी। मैं अपने वर्कर्स से बात कर रहा था, ना तो मैं बीजेपी को, ना मैं आम जनता को ये बात कह रहा था। मैं अपने वर्कर्स को कह रहा था कि अपनी ताकत बनाए रखें। वर्कर मीटिंग थी और मैंने ये कहा था कि अपने शहर के वोट को मजबूत बनाए रखें। अगर आप वो करने में कामयाब रहे तो हमें सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप अपने बयान का मतलब हमें समझाएं कि क्या कहना चाह रहे थे आप खुलकर? मैं सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर यही कहना चाह रहा था कि दिल्ली के अंदर जो हुआ, जहां बीजेपी को आना था वहां आम आदमी पार्टी आ गई। और दिल्ली में क्योंकि अर्बन है, दिल्ली ज्यादातर अर्बन है, और अर्बन में झाड़ू का जो है वो वोट डले हैं झाड़ू को, तो इसीलिए कहीं ऐसा हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि जब वेव बनती है तो वेव चलती है, तो फिर उसके बाद एजेंडेज और मुद्दे पीछे रह जाते हैं। वेव एक अलग चीज होती है। क्या संभावनाएं खुली है दिग्विजय जी? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है इनेलो का? वो गठबंधन करने की हैसियत ना तो मैं रखता हूं, ना मैं उसको तोड़ने की, ना मैं बनाने की रखता हूं। मैं तो सिर्फ पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, मैं मेरे इंसो के कार्यकर्ता साथियों से बातचीत कर रहा था, उनको समझा रहा था कि कैसे हमने चुनाव के लिए तैयार होना है। और मुझे लगता है कि अगर मैं प्रैक्टिकली फैक्ट्स के साथ अपने नौजवान साथियों को कोई बात बताऊं तो उसके अंदर तोड़ मरोड़ के उसको पेश नहीं किया जाना चाहिए। पूरी बात दिखाओ। मैं चाहता हूं मेरा 10 मिनट का जो स्पीच थी वो पूरी की पूरी अगर आप टेलीविजन चैनल पे दिखाओगे तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बात बोली। चलिए, हम भी मानते हैं कि आप दिल्ली के कंसेप्ट में ये बात कह रहे थे और जो बयान दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी आपका। जवाहर जी, आप सुन रहे थे? मैंने दिग्विजय जी को सुन लिया। तो बेसिकली आपने जो कहा, दिग्विजय जी ने जो कहा, उन बातों में जमीन आसमान का अर्थ है। अगर उनका कहना यह है कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि भाई जो परिणाम दिल्ली का रहा उसका नुकसान हमें ना हो, आपको संभल के रहना चाहिए। ये हर राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कहती है
तो इसका कारण उन्होंने बीजेपी पे, आपने जो दिखाया डिबेट उसमें दिखा रहे थे कि इन्होंने बीजेपी पे अटैक किया और केवल आम आदमी पार्टी को बीजेपी के लिए खतरा माना। ये बयान तो आपने भी सुना, हमने दिखाया। देखो जिसने बयान दिया वो व्यक्ति मना कर रहा है। जी। अब अगर उन्हीं व्यक्ति ने मना कर दी तो मैं इस पर टिप्पणी क्या करूं? जो साक्षात मैं सुन रहा हूं तो मैं तो उनकी बात मानूंगा कि इस समय दिग्विजय जो, उसके बाद वो कह भी रहे हैं कि मुझे आप 2 मिनट नहीं दिखे, मेरी सीडी को 10 मिनट दिखाइए उसमें। और दूसरा उन्होंने बड़े स्पष्ट कर दिया कि भाई अपने कार्यकर्ताओं से, मैं भी अगर अपने यूथ के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं और मैं ये कहता हूं कि देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, उसका असर हरियाणा में हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, तो आप लोगों को सजग रहना चाहिए, आप लोगों को और मेहनत करनी चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपको तो दिखाएंगे एक बार वापस उस बयान को और साथ में जोड़ेंगे राजीव जेटली जी को भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे उस बयान की जिसमें बीजेपी वर्सेस आप की लड़ाई को शुरू किया। हमारे साथ राजीव जेटली जुड़े हैं। राजीव जी, आपने देखा दिग्विजय चौटाला हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे, बयान भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि, चलिए हम आपको पहले बयान दिखाते, उसके बाद आपसे प्रतिक्रिया लेंगे उसकी। बात बदल रहे हैं, जहां पर वोट बैंक भगवा रंग का था वहां पर झाड़ू चलने लगी है। हमें उम्मीद है कि आपके नेता बनी होंगे। 10 में से मैं लिख करके दे सकता हूं। साथियों, मैं आज लिख करके दे सकता हूं कि हम अपने दम पर जिस दिन हमारे नेता बाहर होंगे 10 की 10 सीटें जीत करके हरियाणा प्रदेश। तो ये बयान हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब आप बताइए कि भगवा जहां था वहां झाड़ू चल रहा है, साफ दिग्विजय कह रहे हैं। शाम में शायद अगर थोड़े बहुत बयान से पलटे तो नहीं कह सकते। राजीव जी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? अब देखिए, दिग्विजय जी ने जो बात बोली है कि भगवा जहां पर था वहां झाड़ू चला है, इस बात को तो कोई नकार ही नहीं सकता। मेरे मित्र जवाहर यादव भी इसको नहीं नकार सकते क्योंकि ये हुआ है, ऐसा हुआ है। लेकिन जैसा अभी दिग्विजय जी ने बोला कि मेरे पूरे बयान को अगर आप दिखाएंगे तो मेरी जो मंशा है बोलने की, उसके पीछे कुछ और अर्थ निकलेंगे। मैं आपको बताता हूं, मेरी जितनी छोटी मोटी डिस्कशन हुई है उस बेस पे जो उनका अर्थ था मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं। उनका ये कहने का मतलब था कि जो अर्बन वोटर है वो कहीं ना कहीं पे अट्रैक्ट हुआ झाड़ू की तरफ दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में जो अर्बन वोटर अट्रैक्ट हुआ झाड़ू की तरफ वो किसी रीजनल इश्यूज पे हुआ, कोई नेशनल इश्यूज पे नहीं हुआ। वो उनके जो इशू थे बड़े छोटे छोटे थे। वो इशू थे कि उनका बिजली का था इशू, पानी का इशू था, भ्रष्टाचार तो आज की डेट में सभी बात बोल देते हैं, उसको भी उन्होंने साथ में इंक्लूड कर लिया। दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि दिग्विजय जी का ये कहना था कि दिल्ली में जो ये झाड़ू चला वो चला इमोशंस के ऊपर, क्योंकि एक इमोशनल पार्टी बनकर निकली थी, एक राजनीतिक दल बनकर नहीं निकला था। एक इमोशनल पार्टी थी, लोगों की भावनाएं भाई, उस भावनाओं में लोगों ने इनके कैंडिडेट को चूज किया। लेकिन और अगर आपको पूरी बात से बाहर है भगवा रंग, कुछ और पार्टी राजनीतिक दल की पूरी बात बताना चाहता हूं। उनका जो पर्पस है वो हरियाणा से रिलेटेड है। हरियाणा में इंसो को संबोधित कर रहे थे। इंसो को संबोधित करते हुए वो यह बात बोलना चाहते थे कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक रियल ग्राउंड में कुछ नहीं किया है। इंडियन नेशनल लोकदल, उन्होंने यहां पे अपनी मजबूती क्यों बताई है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज ये जगह जगह पे मीडिया को साथ लेके चलते हैं। रात को जब निकलते हैं तो कैमरा साथ लेके चलते हैं और सुबह वो सारा का सारा क्लिपिंग मीडिया में दिखाई जाती है, ये जो भी काम करते हैं। वेरस जब यही प्रोग्राम जो उनसे थे, सरकार आपके द्वार, ताऊ देवीलाल ने शुरू करा था। और आपको हैरानी होगी इस बात को सुन के कि ताऊ देवीलाल जी जब ये सोचते थे, चौटाला साहब ये सोचते थे कि कुछ ऐसे लोग भी कुछ ऐसे कुछ एक मिनट आप मेरी बात को आप काटिए मत, क्योंकि हमारा डिस्कशन नहीं मैं डिस्कशन को शॉर्ट मैं आपको डिस्कशन को शॉर्ट करके बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि ये जो काम थे रियल मायने में हमने किस तरीके से करे थे। उन्होंने ये बताया था कि हमने जो हमारे टाइम में डीसी हुआ करते थे, कंसर्न एसडीएम होते थे, एसएचओ होते थे, वो हमारे सीएम के साथ गांव-गांव जाते थे और वहां जाके समस्याओं का हल करते थे। हमने 15 लाख समस्याओं को हल किया था। उन्होंने ये बोला जो ये काम कर रहे हैं, जवाहर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कितने सहमत है? ये कह रहे हैं कि
मीडिया उनके साथ चल रही है, मीडिया तभी साथ चल रही है जब कुछ कर रहे हैं वो बुरा करती है। देखिए हमने हमारे वक्त में मीडिया नहीं हुआ करती थी, हमने जमीन पे ये काम किए थे, ये जमीन पे काम करके दिखाए हैं। क्या मीडिया का रोल है यहाँ सामने, आपके सामने मीडिया के सामने यही बयान है और सामने कुछ और है। ऐसा आप आम आदमी के बारे में जानना चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं? आम आदमी जी, ऐसा आम आदमी की पार्टी के साथ समस्या है जी, उनको कुछ कारण से वो पहले एक प्रोग्राम तय कर देते हैं, इवेंट मैनेजमेंट वो कर रहे हैं जी, पहले वो मीडिया को बुला लेते हैं, कुछ लोगों को सड़कों पे बैठा देते हैं, उनसे जाकर मिलते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं है कि राजनेता सड़कों पर नहीं गए या किसी भी पार्टी के राजनेता, मैं आप केवल बीजेपी को सलाह नहीं देता हूँ। आप उसमें एडमिट करेंगे कि हमारे ताऊ देवीलाल, अरे एक मिनट रुको ना, आप मैं कहता हूँ भारत में जितने भी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी राजनेता है सारे के सारे करप्ट नहीं थे, सारे भ्रष्टाचारी नहीं थे। अनेकों लोग दिन रात सड़कों पे गए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, किसी ने कैमरे को लेकर नहीं किया। उनको लिए वो दिखाना चाहते हैं। इससे पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कैमरे का दुरुपयोग नहीं किया, वो कैमरे का दुरुपयोग कर रहे हैं आधुनिक। आप ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कैमरे का दुरुपयोग किया? निश्चित। तो आज जो हो रहा है, आज एक बोल लगती है, एक 10 साल के बच्चे की एक मुख्यमंत्री के उस पर बोल लगती है। चलिए आपके आरोप का जवाब चमन राघव देंगे। सुन रहे हैं आप चमन जी? आप मुझे बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। अभी भी देखिए इन लोगों को समझ में नहीं आया है। अभी जो मेरे एक सज्जन बोल रहे थे यहाँ पे कि पहला मुद्दा बिजली पानी और आखिरी में भ्रष्टाचार, ये अब भी नहीं समझ पाए कि पहला मुद्दा भ्रष्टाचार ही है। तो अगर पहला मुद्दा भाई साहब भ्रष्टाचार था तो आपका आज कांग्रेस की तरफ और कांग्रेस भ्रष्ट सरकार के साथ आपने हाथ क्यों मिलाया और आज आपका उसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता जा रहा है? आज अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई जवाब क्यों नहीं है? चलिए वो जवाब दे रहे हैं, राजीव जी जवाब दे रहे हैं जी। है ना, गठबंधन नहीं किया। आप ही इस न्यूज चैनल पर बैठ के आप ही लोग चिल्ला रहे थे कि क्यों नहीं, अरे इलेक्शन होंगे दोबारा। तो आपको वही सरकार मिली थी, भ्रष्ट सरकार, जिसके खिलाफ आप लड़ाई कर रहे थे। आप लोगों की सारी दोगली देख रही है। अगर आप लोगों का जो दोगलापन है ना, ये सारी राजनीतिक पार्टी आप लोग प्लान करते हैं जी। और दूसरी बात, एक और अनुप जी एक और बात बोलूंगा, ये अभी समझ नहीं पाए जो बोल रहे हैं ना कि 32 सीट दिल्ली में आई है। 35 साल की राजनीति हो चुकी है बीजेपी की, जब 25 सीट आई है। हमारी 1 साल की राजनीति में 28 सीटें आई हैं। अब वो सुन लीजिएगा, समझ नहीं पा रहे हैं। इसका चमन जी मैं एक ईमानदारी से आपसे जवाब चाहता हूं। आपने कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया, आप कहते हैं मन में मान लिया, परंतु यही केजरीवाल जो बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के मंच पर जाकर कहते हैं, अभी हम कनॉट प्लेस थाने गए थे, 370 पेज की भ्रष्टाचार घोटाले की FIR कनॉट प्लेस थाने में गए थे, और जैसे ही हम आएंगे सरकार को, शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हम 370 पेज की एविडेंस वहां देके आए हैं। जब हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन विधानसभा में ये उठाते हैं सवाल, तब आप कहते हो सबूत मांगते हैं। 370 पेज तो आप जमा करके आए थे, वो कहां गए? जवाब देना चाहूंगा, सुन लीजिए। आपके प्रश्न में ही आपका सवाल छुपा हुआ है जी। बोलिए बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी को कितने दिन हुए हैं सत्ता संभाले हुए? उससे क्या फर्क पड़ता है? अपराधी तो पहले दिन पकड़ना चाहिए। किसी ने बलात्कार किया, आप कहेंगे गलत बात बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। बलात्कार किसी ने किया, आप 10 दिन बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भ्रष्टाचारी है तुरंत FIR करो ना। अब सुनेंगे तब बेहतर जवाब दे पाएंगे। करप्शन के मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। केजरीवाल को 10 दिन हुए हैं सत्ता संभाले हुए। वसुंधरा राजे सिंधिया को लगभग 1 महीना हो गया। वाड्रा की जांच क्यों नहीं करा रही है? क्यों उसने कमेटी बनाने से मना कर दिया कि मैं कोई कमेटी नहीं बनाऊंगी, बदले की भावना से कोई काम नहीं करूंगी? बताइए आप। अरे ये तो आपने कहा 370 पेज, इसका मतलब अब आप डिफेंसिव हो गए हैं। अगर आप अपने अब मैं राजस्थान की बात सेम पूछ रहा हूँ, आपसे सेम पूछ रहा हूँ। मतलब आपके पास डिलीवरी, इस टाइम आपकी डिलीवरी क्या रही है? अगर आप अपनी डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं और दूसरा का रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी उन्हीं तरीके से काम कर रहे हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में चलता है। चलिए एक आदमी को बोलने दे राजीव जी। आ गए आगे। आप जब तक सुनेंगे नहीं जवाब नहीं देंगे। अभी भी मंत्री बना रखे हैं, कोर्ट ने सजा करी है, आप बताएं ना जी। चलिए एक सवाल कांग्रेस के पास भी चलते हैं। प्रदीप जेलदार जी, आपके सामने 2 गेस्ट हैं, कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं। वो उनकी मानसिकता सीधे आरोप लगाया कांग्रेस पर। किस तरह का भ्रष्टाचार की बात करते हैं कांग्रेस के यहाँ? कोई भी अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हुआ तो कांग्रेस ने कभी जाके आगे कदम बढ़ा के उनका हिमायत नहीं की। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग उसके अंदर गए हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई रखी है और हमेशा रखेगी। और आज हालात जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बारे में दिग्विजय जी जो अभी नए नए राजनीति में शुरुआत उन्होंने की है अपने परिवार से, आज जो वो व्यक्ति जो हमारा साथी, हमारा छोटा भाई है, बयान दे के पलट जाना, आज उनके मन की बात जनता के सामने आ जाती है कि इनका चरित्र क्या है। जो बात रखी है उसको पूर्ण रूप से बात रखे। चलिए मैं दोनों के पास भी जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, लेकिन चमन राघव जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे पास कांग्रेस के जो गेस्ट हैं वो कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है।
सर ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये तो मतलब वो सूरज को दिया दिखाने वाला बात हो गया। पूरा हिंदुस्तान जाता है कि सबसे ज्यादा राज किन्होंने किया और सबसे ज्यादा करप्शन किसने किया है, चाहे वो जीप घोटाला हो या कचरा घोटाला आप लेके आ जाइए DLF वाला। पूरी जनता जानती है कि इन्होंने कांग्रेस के राज में उसमें होता तो कल तक इस्तीफा मांगते। जी बोलिए चमन जी, बोलिए चमन, सुन रहे हैं आपको। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये तो कांग्रेस के बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। आप अगर छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि सबसे भ्रष्ट कौन है, आप बेशक गूगल पे टाइप करके देखिए कि वर्ल्ड की सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी है, अपने आप कांग्रेस पार्टी निकल के आएगी। आपकी अपनी कहानी है लोगों तक पहुंचाने की, लोग जानते हैं किसने ईमानदारी से काम किया है। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, कौन ईमानदार पार्टी है। आज ये थोड़े दिन का आपने लोगों में जो एक इस तरह का जन जागरण चला कर, लेकिन ये बात भी जलदार जी, मजबूरी है आपकी, क्या मजबूरी रही कि आम आदमी पार्टी के साथ आपने दिल्ली में सरकार बनाया? मजबूरी कौन सी थी आगे, जब सीधे सीधे आरोप लगते हैं उसके बावजूद सरकार बनती है आपकी? अनूप जी, हमारी कोई मजबूरी नहीं रही। हमने देश की जनता पर, दिल्ली की जनता पर कोई नाजायज तरीके से नहीं, सुनो जरा जवाहर जी, उनके ऊपर अलग से कोई बोझ ना पड़े, पैसे का इतना बर्बाद होता है, उसको सबको देखते हुए, जनता के हितों को ख्याल में रखते हुए हमने बिगर समर्थन उसको लेकिन एक चीज आप मानते हैं, इसके बाद भी अरविंदर सिंह लवली ने ये बात भी कहा, जब तक आप साथ दे रहे हैं जनता के हितों का, लेकिन यहाँ संभावनाएं कुछ और थी। जब तक उनके फेवर में है, लोग यही समझ रहे हैं, जब तक सरकार है, जिस दिन फेवर में नहीं हो शायद अल्पमत में आ जाएगी। हम 5 साल तक सरकार चलवाएंगे, जनता के हितों के काम करेंगे, और जिस दिन जनता के हितों पे कुठाराघात पहुंचाएंगे, जिस तरह से आज कई जगह फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, हम इनको अभी टाइम है रहते हुए, और जनता के हितों के साथ आज भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ। एक सवाल मैं आप तीनों से करूंगा जी, बिल्कुल संक्षेप में चाहूंगा। जब कांग्रेस का भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, अभी मैं कहता ये किसी राजनीतिक पार्टी का पर्सन नहीं है। जब राजीव गांधी संस्थान को यहाँ पर जमीन दी गई थी उल्लावास में, हम सब लोग ने इसका विरोध किया था। हमारे उस समय के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पदयात्रा भी की थी कि ये गलत हुआ। कल वो जमीन माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दी, उसने हमारी बात का समर्थन किया कि वो आवंटन गलत था। हमने कहा विपक्षी पार्टी होने के नाते कोर्ट ने अपना काम किया, फिर भ्रष्टाचार होता क्या है कांग्रेस भाई ये समझा दें। जी चलिए हम उस भ्रष्टाचार से निकल कर आ रहे हैं, हम आम आदमी के बात कर रहे हैं, आम आदमी के असर की बात कर रहे हैं। गलत की गई थी, कोर्ट ने प्रूव कर दिया उस चीज को। वो हजारों एकड़ की जमीन। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा मुद्दा कुछ और है, हम मुद्दे से शायद भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, और हम शायद यही बताने की कोशिश करें कि आम आदमी का क्या असर पड़ रहा है। जेटली जी मेरे साथ में, आपको लग रहा है राजीव जी कि क्या आम आदमी का, पार्टी का आपका असर पड़ रहा है हरियाणा? देखिए मेरे को आप वक्त नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपनी बात को नहीं रख पा रहा हूं। मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो अपनी सरकार बनाई एज ए राजनीतिक दल नहीं बनाई थी। मैं बार बार मेंशन करता हूं इस बात को, भावनाओं में बहकर लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना था। अब रही दूसरी बात, आप कहते हैं हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या वजूद रहेगा। अब पहले आम आदमी पार्टी जो थी, क्योंकि एक आंदोलन से निकल के कुछ लोग जिन्होंने राजनीतिक दल बना लिया था, उनकी तरफ कुछ लोगों का झुकाव रहा था। वही जिन लोगों ने आंदोलन शुरू किए थे, वही लोग आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं। उनको मालूम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में महत्वाकांक्षी लोग आ गए हैं, जो कुछ लोग उनमें से हरियाणा में से भी हैं। हरियाणा में जो लोग आए हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो लहर हमारी दिल्ली में बही थी वो हरियाणा में भी बह जाएगी। लोगों को मुख्यमंत्री का अपना सपना देखने लग पड़े हैं, कोई अपना कैबिनेट मंत्री का सपना देखने लग पड़ा है। पीछे अभी इन्होंने लोगों से एप्लीकेशन मंगवाई है कि आप ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन डालो। मैंने खुद अपने पर्सनल तौर पे लोगों से चेक किया कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन डाली है उसके पीछे वजह क्या है। आप विश्वास करोगे 90% एप्लीकेशन इसलिए गई हैं कि मेरे को इस पार्टी से टिकट मिल जाएगी। कोई कार्यकर्ता के तौर पे अब इस पार्टी में नहीं जा रहा है। जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी से कोई ठुकराया गया है, कोई परचून की दुकान पे बैठे सब में होगी, आप में किसी भी आप समझे नहीं। एक संगठन होता है, संगठन हमारी पार्टी में भी है। हमारी पार्टी में अगर 20 लाख लोग होंगे संगठन के अंदर, तो 20 के 20 लाख लोग टिकट नहीं मांगते हैं। हाँ, 20 लाख लोगों के अंदर से 2% लोग ऐसे जरूर होते हैं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं अपनी टिकट की। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही उसके उलट हो रहा है। यहाँ पे हर आदमी जो पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, उसकी एक ही मंशा है। उसने दिल्ली में देखा कि किसी आदमी ने, एक सेकंड, उन्होंने दिल्ली में देखा कि किसी भी आदमी ने किसी भी कैंडिडेट का नाम जाने बिना उसको वोट दे दिया। नाम जाने बिना वोट दे दिया। राजीव जी, तो ऐसे ही हमारे साथ में है, उनसे भी पूछ लेते हैं। चमन, आप सुन रहे हैं, आप आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल सुन लो। देखिए, अभी जो ये बोल रहे हैं कि महत्वाकांक्षी लोग, पहली बात, अभी यहाँ से किसी की टिकट की घोषणा हुई नहीं है, और शायद इन लोगों को पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी में कितने अच्छे फिल्टर लगे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है, वो इसके जो कार्यकर्ता है, जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सारी जनता इस वक्त इनका सुन रही होगी ये टीवी प्रोग्राम, तो जनता
अपने आप को जवाब देगी कि किस तरह से और क्या है। मैं मानता हूँ हर पार्टी के अंदर महत्वाकांक्षी लोग जुड़ते हैं, और इस पार्टी में भी अभी बहुत लोग आ रहे हैं महत्वाकांक्षी लोग, और इनकी पार्टियां भी छोड़ के आ रहे हैं। चमन, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि किरण बेदी ने मोदी का समर्थन कर दिया। पहले अन्ना से ही जुड़े थे, आप लोगों के साथ में ही थे पहले वो भी। जी, करना चाहता हूं कि अन्ना टीम के लोगों ने ही इनको भ्रष्ट बता दिया, अब दूसरा आदमी कोई क्या बताएगा? चमन जी जवाब दें आप। बताइए, भ्रष्टाचार की आपकी पार्टी के पदाधिकारी को अन्ना हजारे जी अपनी मीटिंग में से उठाकर भगा देते हैं, इससे बड़ा सबूत जनता क्या देखेगी? चमन जी, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं। किरण बेदी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया, नरेंद्र मोदी को बताया अपना समर्थन दिया है, वो भी अन्ना आंदोलन से ही जुड़ी थी, आप सब भी वहीं से निकले हैं। जी, वो उनकी इंडिविजुअल जो राय है, अपनी पर्सनल व्यक्तिगत राय है, वो किसको चुनना चाहती है, किससे जुड़ना चाहती है, वो उनकी, हम लोग मजबूर थोड़ी ना कर सकते किसी व्यक्ति को। उनकी व्यक्तिगत राय, वो मोदी से जुड़े या मुलायम सिंह से जुड़े या किसी से भी जुड़े, उनकी व्यक्तिगत राय है। चलिए, आपकी पर्सनल राय थी कि आप कांग्रेस से जुड़े जाकर, जैसा कि आप जुड़ चुके हैं आज कांग्रेस के साथ। देखिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप अगर आप सरकार चला रहे हैं तो हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जवाहर जी को मौका देते हैं। जवाहर जी, चलिए चमन जी आप कुछ सुने, जवाहर जी कुछ कह रहे हैं। चमन जी, ये राजनीतिक जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता कैसे बन सकता है कि इन्होंने अभी नया नया शुरू किया कि एक नंबर पे मिस कॉल मार दीजिए, उस राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बन जाएगा। ऐसे क्या कार्यकर्ता बनते हैं? नंबर एक। दूसरा, ये कहते हैं जी हमारे यहाँ जो व्यक्ति चुना जाता है वो लोग तय करते हैं। अगर आपके यहाँ लोग तय करते हैं तो कुमार विश्वास को किसने कहा कि वो डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने से छोड़ के भाग जाए? और अब कुमार विश्वास को किसने कह दिया वो अपने आप को अमेठी का कैंडिडेट तय कर दे? जब इनके इतना लोकतंत्र है, लोग तय करते हैं, तो कुमार विश्वास को किसने तय कर दिया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेगा? पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने, सर, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। कौन सी मीटिंग में? आपका फिल्टर है, आपकी स्क्रूटनी है, तो क्या आपको लगता है कि आपके इस कैंडिडेट ने स्क्रूटनाइज हो चुका है और वो फिल्टर भी हो चुका है? वो बाहर कौन सी मीटिंग में किया? आपकी मीटिंग कब हुई? चलिए वो जवाब देंगे जवाब। बीजेपी को 10-10 रुपए चंदा इकट्ठे करने की क्या जरूरत पड़ी? आपसे जवाब मांगे, कौन सी मीटिंग हुई? चमन जी जो जवाब मांगा गया है, जो प्रश्न पूछा गया उसके बारे में जवाब दे दें आप। जी, आप ये बताइए कौन सी मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ेगा? सर, पीएससी की मीटिंग्स होती हैं बहुत सारी, कुमार विश्वास पीएससी क्या करेगा? कार्यकर्ता तय करते हैं। अभी तक आप बोलते हैं कि आपका ऑनलाइन प्रोसेस है, अब आपकी पार्लियामेंट बोलने का मौका दीजिए। राजीव जी बोलने दीजिए, सर प्लीज बोलने दीजिए। चलिए चमन जी बोलिए, सुन रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, प्लीज बोलने दीजिए। चलिए बोलिए। ऐसा है, एक जो आवेदन की एक प्रक्रिया है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि कुमार विश्वास ने भी लोकसभा सीट के लिए आवेदन किया था। जी, अगर न्यूज चैनल्स में ये चला भी था कि आज कुमार विश्वास ने मेरे ख्याल से अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने आवेदन किया था प्रॉपरली, और जो है वो पूरा कार्यकर्ताओं के सामने पूरा रिकमेंडेशन रखा गया था, तब जाके उनको इस टिकट के लिए ओके किया गया है। मतलब ये इन्होंने ओके भी कर दिया टिकट के लिए। बड़ी हैरानी की बात है कि आप लोकसभा चुनाव, नेता ने नहीं कहा, आप कह रहे हो पहले व्यक्ति आप हो, आप किसी भी नेता ने नहीं कहा। ऐसा है चमन जी, अब आप जनता को और गुमराह नहीं कर सकते हो। अन्ना हजारे जी ने, किरण बेदी जी ने, वीके सिंह जी ने, सबने ये बोल दिया है कि अब आपने जितना गुमराह करना था उतना कर चुके हो। अब चलिए हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे आपने मजबूर किया दूसरी राजनीतिक पार्टियों को। लौटते हैं ब्रेक के बाद। तो दिग्विजय चौटाला और अशोक तंवर के एक बयान ने राजनीतिक लड़ाई में फेरबदल कर दिया। अब आप वर्सेस बीजेपी की लड़ाई शुरू कर दी है, ऐसा दिग्विजय चौटाला और अशोक तंवर कह रहे हैं। मेरा एक सवाल जवाहर यादव से है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जगदीश मुखी ये कहकर लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हम एनजीओ समझ के लड़ाई कर रहे थे दिल्ली में, उसके बाद ये भूल हो गई है, तो अब क्या बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ गई आम आदमी पार्टी की? देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में निश्चित रूप से एक संख्या लेकर आए जी, उससे कोई न्याय नहीं कर रहा। उनका एक संघर्ष था, अन्ना हजारे जी का, किरण बेदी का, एक मूवमेंट शुरू हुआ, उसका बेनिफिट इन लोगों को बाहर करके वो उठाने में कामयाब हो गए। और हम भी निश्चित रूप से इतना गंभीर इस विषय को नहीं लिया, ये जगदीश मुखी जी ने कहा है। परंतु एक बार चीजें ध्यान में आ गई, अब
हमने भी उनको एक तरह से राजनीतिक पार्टी मान लिया और राजनीतिक पार्टी जैसे सबसे व्यवहार होता है ऐसे भी इस बार उनको भी वो व्यवहार देंगे और पूरे भारत में उनको देखने को मिल जाएगा। तो आम आदमी की पार्टी की तरफ अब हो क्या रहा है, अब आम आदमी पार्टी में वो लोग आ रहे हैं जो केवल जिनको इतना सरल लगता है कि सत्ता के लालच में आज तक वो किसी न किसी पद पर रहे, अब वो जिंदगी का अपना अंतिम पड़ाव अच्छे ढंग से बिताना चाहते हैं, तो एमएलए एमपी बनने की दौड़ है। परंतु जो दिल्ली में चला वो देश में और अन्य प्रदेशों में नहीं चलेगा। दिल्ली में आंदोलन हुए, दिल्ली के लोगों ने जो कह रहे हैं कि वो भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़ी और धीरे धीरे अभी समय है, जैसे जैसे ये सरकार देगी, देखिए ये सरकार बहुत अच्छा करके जाएगी तो इनको बेनिफिट मिलेगा, सरकार अब नेगेटिव चलेगी तो वो उनको अभी दिखने लगेगा। चलिए बिल्कुल, मैं जेटली साहब के पास जाऊंगा। जेटली साहब, आपने सुना दिग्विजय चौटाला ने जो कहा, लेकिन बयान उन्होंने फोन पर आप बदलते हुए आपने खुद भी देखा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या इनेलो भी आपसे डर गई है या फिर आप के असर को देख रही है वो? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं मैंने भी और दिग्विजय जी ने भी एक टीवी डिबेट में भाग लिया था जी। उस दिन आम आदमी पार्टी ने अपना शपथ ग्रहण करना था। हम दोनों ने प्रार्थना करी थी, उन्होंने भी प्रार्थना करी थी कि हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कामयाब हो। हर एक हिंदुस्तानी यही चाहता था, लेकिन हमें दुख हुआ धीरे धीरे जब आम आदमी पार्टी ने अपना खुलासा करना शुरू किया, अपनी स्ट्रेटेजी दिखानी शुरू करी, तो हमें लगा नहीं, इन्होंने तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और जब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है तो लोग उसको बहुत आसानी से समझ जाते हैं। हरियाणा की जनता जानती है कि मेरी भावनाओं के साथ कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल ने कभी खिलवाड़ नहीं किया, क्योंकि उसको हमने जमीनी तौर पर उसको इंप्लीमेंट किया है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने सपने बेचे हैं, हमने सपने बेचे नहीं है, हमने हकीकत दिखाई है। तो आप अगर हमारा कंपैरिजन आम आदमी पार्टी के साथ करते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेईमानी होगी। आप सबसे पहली बात कीजिए, अगर आप डिस्कशन करनी है तो आप ये कीजिए कि आम आदमी पार्टी का डिलीवरी सिस्टम दिल्ली में क्या है। आप ये डिस्कशन मत कीजिए कि इनेलो के साथ आम आदमी पार्टी का क्या ये डिस्कशन भी हो रहा है, तो आपके एक नेता के बयान के बाद ही डिस्कशन हो रहा है। देखिए, उन्होंने बहुत साफ तौर पर युवाओं को संबोधित करते हुए बोला है कि ये भावनाएं जो सी दिल्ली में बही हैं वो हरियाणा में इसलिए नहीं बहनी चाहिए क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं मालूम था ये बात आप सवाल कर रहे हैं, आपके नेता बीजेपी हरियाणा में एग्जैक्टली किया है। लेकिन अगर हम आपके लिए कह रहे हैं तो शायद गलत हो। क्या चीज? आपके नेता बीजेपी के लिए कह रहे हैं और हम यही बात कह रहे हैं आपके लिए कि आपके नेता ऐसा कह रहे हैं तो शायद गलत लग रहा है। नहीं, मैं बीजेपी और इनेलो की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिग्विजय चौटाला ने जब बच्चों को एड्रेस किया, उन्होंने ये बोला कि क्यों आम आदमी पार्टी हरियाणा में नहीं स्टैब्लिश हो सकती। उन्होंने बताया हमने जमीन पे काम करके दिखाया है, हमने जमीन पे काम करके दिखाया है। नेताओं के बयान आए, आप एक ही नेता के बयान को पकड़ के बैठ गए, चलिए दूसरे नेता ने क्या उस पर भी डिबेट करा लीजिए। बिल्कुल, चलिए हम उस पर भी जाएंगे। कांग्रेस के हमारे पास प्रदीप जेलदार जी है, बिल्कुल हम वही उसी पे कर रहे हैं। प्रदीप साहब भी हमारे साथ है। प्रदीप साहब, अब सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, इसके बाद आपकी क्या मजबूरी कि कांग्रेस अब एक बार आपके साथ जा रही है? अब दिल्ली में तो सरकार आपने बना ली, क्या हरियाणा में भी साथ देंगे? अगर भाजपा के लोग भी अगर भ्रष्टाचार की बात कह के पल्लू चाड़ना चाहते हैं, वो भूले कि ताबूतों में और उसमें जो देश की सबसे बड़ी त्रासदी थी उसके ताबूतों के अंदर भी इन्होंने किस तरह से घपला किया। इनका लक्ष्मण बांगरू इनके सामने दिखाई दिया, गडकरी दिखाई दिया, किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। तो कांग्रेस ने कभी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने आप दे देना जवाहर जी, पहले इनको सवाल कर लें। कांग्रेस ने कभी भी भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया। कांग्रेस ने वो एजेंसियां बना रखी हैं पूरे देश के अंदर, विजिलेंस के नाम से हर तरीके से अलग अलग एजेंसियां हैं, और किसी भी भ्रष्टाचार व्यक्ति के साथ खड़ी नहीं रही। चलिए जवाहर जी जवाब देंगे, जवाब देंगे जी। मैं मंच से कह रहा हूं, ताबूत घोटाला जो कहा गया जी, उसके बाद हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार वापिस आई, उसने ताबूत घोटाले में कांग्रेस ने अपनी एजेंसी बनाई जी। उस कांग्रेस की एजेंसी ने ही क्लीन चिट दी कि ताबूत घोटाला नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर मेरे शब्द गलत हो, आप प्रदीप जी हैं, मैं उससे नहीं कहूं वो क्या करेंगे। अगर इनकी सरकार ने उस पर क्लीन चिट नहीं दी तो जवाहर यादव राजनीति छोड़ देगा। मेरा निवेदन यह, आप मंच पे बैठे, आप मंच पर बैठे तो पढ़कर बैठे। नहीं, मेरा निवेदन है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं प्रदीप जी। आप कल में डिबेट, कल में उसकी कॉपी लेके आप सुन लीजिए, बोलने दीजिए। जब मैं बोल रहा था मैं चुप था, सुनने देते, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। ये कांग्रेसियों की आदत हो गई, ये कांग्रेसियों की आदत हो गई है, जब इनको दिक्कत होती है बीच में घुस जाते हैं। ये बोलेंगे, मैं फिर बोलूंगा, आप बोलिए, आप बोलिए, देश के बारे में तरक्की लेके आप बोलिए। जब ये खत्म हो आप अगर आप शांत हो गए तो मैं जवाहर जी को बोलूंगा कि बोलें। चाहता हूं ना कि जो बात कह रहे हैं उसका जवाब देना बनता है। अब मैं कहता हूं, इन्होंने ताबूत घोटाला का बीजेपी पे आरोप लगाया, कल मैं एविडेंस लेके आता हूं। इनकी सरकार ने क्लीन चिट दे रखी है।
मैं अगर ऐसी क्लीन चिट नहीं होगी, जवाहर यादव राजनीति छोड़ देगा। मैं इनसे राजनीति छोड़ने की बात नहीं करूंगा, समय यातना मांग लेंगे इसी चैनल पर बुलाकर। इसलिए आपको पढ़कर आना चाहिए। केवल हम टीवी पे कुछ भी बोलते हैं तो ये सस्ती लोकप्रियता कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। आप देश की अस्मिता से खेल रहे हैं। आपके दो सैनिकों के सिर खट गए, कल वो दिखाया जा रहा है आपको, उसको तो शर्म आती नहीं। आपने ताबूत घोटाला के सामने कितना भ्रष्टाचार था। आप इसके ताबूत घोटाले की बात की, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप कल समय रखिए, अपने शब्द वापस लीजिए। आप लोग क्या बोलते हैं, बगैर पढ़े बोलते थे। आपको जानकारी, आपके ताबूत घोटाले का जवाब देने जा रहा है। चलिए जानकारी पढ़ के आइएगा। लक्ष्मण बांगरू को देखा है, तो बंगारू ने तो जेल में गया ना। अगर बंगारू लक्ष्मण ने कुछ किया तो जेल में गया। भाजपा भी बात करती है। अगर कोई व्यक्ति, अगर चलिए इनको बोलने दीजिए पहले, फिर इनका खत्म हो जाए मुझे बता दीजिए। देश के अंदर भाजपा का हमेशा रोल भ्रष्टाचार की जननी के रूप में देखा गया है। अब हो गया जी, हमेशा है। चलिए जेलदार जी, अगर आप खामोश हो जाएं तो उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। मैं तथ्यों के साथ जानकारी देता हूँ जी। बंगारू लक्ष्मण जी ने अगर गलत किया, पार्टी ने उनको निकाला और न्यायालय ने अपना काम किया। हम बंगारू लक्ष्मण के साथ नहीं खड़े, ये मैं प्रवक्ता के नाते इस मंच से कह रहा हूं। दूसरा भी ये कहते हैं, फिर मैं कहता हूं इनको पढ़ना चाहिए। भारत में पहला जीप घोटाला 1952 में हुआ और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। इनको समझना चाहिए। आप बगैर तथ्यों के कहते हो तो देश देखता है, लोग देखते हैं। इसमें सारे जनता ने देखा है। इसलिए जानकारी लेके आइएगा प्लीज, मेरा निवेदन आपसे। देखिए, अगर हम भ्रष्टाचार के ऊपर बात करना चाहते हैं, मेरे कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है जी। आपके प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को एडमिट करते हैं कि जो भी हुआ, देखिए उस बड़ा गौर करने वाली बात है, उन्होंने बोला जो भी हुआ जनता ने तो फिर भी हमें चुन लिया। मतलब ये बोलते हैं हम भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन जनता का कसूर है कि जनता तो हमें चुनती जा रही है। मैं बता दूं कौन क्या करता हूं। आप तीनों से मैं निवेदन करूंगा कि हम वापस अपने सवाल पे ट्रैक पे लौटते हैं। हम आम आदमी की बात कर रहे थे कि आम आदमी का कितना असर पड़ेगा, क्या स्थिति रहेगी, रणनीति क्या आप लोगों को बदलनी पड़ेगी प्रदेश में। तीनों से आपसे जानना चाहूंगा मैं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और मुद्दों के कारण लोगों के बीच जाएगी। हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो भी राजनीतिक पार्टी जैसी मेहनत करेगी, जैसे उसके सिद्धांत हो गए, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसका फल भी उसको मिलेगा। तो जनता सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पॉलिसियों के नाते जो जनता समर्थन देगी वो सर माथे पर रहेगा। परंतु इससे आम आदमी पार्टी के आने के कारण भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ रहा हो, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं दिल्ली के संदर्भ में भी कहता हूं, जहां हम सरकार बनाने से चूके, हम नंबर 1 रहे पर सरकार बनाने से चूके। निश्चित रूप से वहां हमारा 1.5% के आसपास वोट बैंक कम हुआ, परंतु कांग्रेस का 12% वोट शिफ्ट हो गया, बसपा का पूरा वोट शिफ्ट हो गया, इंडिपेंडेंट का पूरा वोट शिफ्ट हो गया। तो ये तो राजनीति है। जो भी काम करेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, जो जनता के हितों में काम करेगी, जनता उसको चुनेगी। प्रदीप जेलदार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में आ गया और जो आम मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे हैं जो जातिगत समीकरण, उनको हटा दिया जाए। आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी, आप क्या रणनीति बदलेंगे प्रदेश में? डेमोक्रेसी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है जी। हरियाणा के अंदर जितनी ईमानदारी से और जितना विकास हरियाणा के अंदर हुआ, कभी भी व्यक्ति विकास की तरफ चलता है और विकास की कभी भी हार नहीं होती। विकास की जीत होगी और मुख्यमंत्री तीसरी बार भूपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे। उन्होंने ईमानदारी से किसान से, व्यापारी से, छात्र से, चारों दिशाओं के अंदर हरियाणा के अंदर काम किया है। आम आदमी को अपना अधिकार है लड़ने के लिए, चुनाव लड़े। जो भाई जवाहर हमारे कह रहे थे कि 12% वोट कट गए, दिल्ली के अंदर वोट रणनीति बताइए, क्योंकि दिल्ली में करारी शिकस्त के बाद सरकार बने। हरियाणा में कोई क्या रणनीति बदलेगी आपकी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दस्तक हरियाणा में भी आ रही है। हरियाणा के अंदर जो आप कहते हैं कि कोई राजनीति बदलेगी, कांग्रेस ने तो बदल के दिखाया हरियाणा के अंदर। इससे पहले जिन सरकारों का राज रहा, किस तरह से गुंडागर्दी, किस तरह से उनके व्यवहार इसके अंदर रहे। अनूप जी, आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री के बेटे सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जी कितनी सादगी से। जेटली साहब से जानेंगे, जेटली साहब, क्या कांग्रेस ने स्थितियां बदली है प्रदेश में? क्या कुछ बदला है कांग्रेस ने? देखिए, कांग्रेस ने ना तो कोई देश में स्थितियां बदली है, ना प्रदेश में बदली है। कांग्रेस का जो हर्ष हुआ है वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। और कांग्रेस अब आप मेरे को बोलने दीजिए, आप मेरे को बोलने दीजिए, जवाब दीजिएगा। कांग्रेस का जो हर्ष हुआ है पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है कि हमारे को, इन्हें पता है कि अब हमारा सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस किसी तरीके से, कांग्रेस की नीति क्या रही है, ब्रिटिश रूल के अंदर क्या होता था, जब एक आंदोलन चलता था तो उस आंदोलन को तोड़ने के लिए दूसरे आंदोलन को खड़ा कर दिया जाता था। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। उन्हें पता है कि अब हम नहीं आ सकते, तो किसी तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए एक आम आदमी पार्टी को उठाया जाए। और इन्होंने आज की डेट में अपना सारा फंड, सारी ताकत, सारा दिमाग अपने थिंक टैंक,
सारा कुछ आम आदमी पार्टी के लिए लगा दिया है। चलिए, जेटली जी की जो पार्टी है वो राजनीतिक धरातल खो चुकी है, 10-12 साल से जनता ना राजनीतिक धरातल। मैं आपको जेलदार भाई को एक बात एक जेलदार भाई आपको एक बात, प्रदीप जी बारी बारी से, बिल्कुल एक मिनट, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। चलिए, मैं आप दोनों को रोकूंगा। हम नहीं चाहेंगे कि आप मंच पे लड़ें, बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है। मैं आप दोनों से ही कहूंगा। चलिए जवाहर जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा। आप देख रहे स्थितियां, 30 सेकंड में समय की कमी है। जवाहर जी आप बोले जी, बोलिए, बिल्कुल आप बोलिए। आपको पहले मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, आज दिल्ली के अंदर और हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस अपने आप को ईमानदार बता रही है, हरियाणा के अंदर चुनाव जेटली जी, इनको संपूर्ण बहुमत नहीं मिला। आपको समय देंगे, बहुमत नहीं मिला। चलिए, इन्होंने दूसरे, जवाहर जी आपके पास समय काफी कम है, 30-35 सेकंड में आप बोले, जनता सुनेगी आपको, जनता सुनेगी। जेटली जी, रोकूंगा आपको। जेटली जी, चलिए, ऐसे है, अंतिम प्रतिक्रिया ये है, 8-9 साल में इस सरकार ने, हुड्डा सरकार ने, जिनकी तारीफ कर रहे हैं, हरियाणा के ऊपर जो कर्जा होगा वो 76,772 करोड़ रुपए का हो गया। इन 9 साल में 42,000 का कर्जा हरियाणा के ऊपर बढ़ गया। 35 साल में कुल मिला के 32,000 था और इन 39 साल में 32,000 था और इन 8-9 साल में 42,000 का कर्जा इसने किया। इसमें हरियाणा नंबर 1 है। रेप के मामले में, रेप के मामले में 77% हरियाणा में वृद्धि की है, हरियाणा नंबर 1 है। इन्होंने बात की लड़कियों को स्कूल में, कॉलेज में जाके बस पास देंगे। 3509 प्राइवेट रूट पर ये बसें प्राइवेट चलाने वाली, उनमें बस पास कैसे चलेगा? ऐसे धोखेबाज बयान देने में हरियाणा नंबर 1 है। सबसे अधिक अगर किसानों के साथ भूमि छीनी गई है उसमें हरियाणा नंबर 1 है। ये कांग्रेस का हाल है। कमी है। अब प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त आ गया, तो आज के डिस्कशन में बस यही निकला कि आम आदमी पार्टी अपनी धमक दिखाने प्रदेश में आ रही है और शायद प्रदेश की दूसरी राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। आज के बात मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे विटनेस न्यूज के साथ। नमस्कार।